हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ मद्य निषेध एसआई का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर लीजिए। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद 370 है, इसे हटा दिया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जिसका एक अपना संविधान था, जिसे अगस्त 2019 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद इसे हटा दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? तो किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो संविधान का आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा था। मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का उद्देशिका भाग को संविधान की आत्मा, दर्शन या उसे जन्म कुंडली कुंजी कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसे निषेचक के रूप में किया जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है। सीडेराइड किसका अयस्क है? तो सीडेराइड जो है किसका अयस्क है? तो यह आयरन का अयस्क है। इसका आंसर बी सही है। सीडेराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है इसका FeCO3 होता है। 5वां नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार द्वारा सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? तो उपभोक्ता जागरण के लिए सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? सबसे प्रचलित नारा जागो ग्राहक जागो है। इसका उत्तर जो है ए सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग, वन हु डिनाइज वर्ल्डली प्लीजर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है इसका उत्तर ये हो जाएगा, एथिक्स इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट द प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेजर, ही वॉज नॉक्ड बाय ए बस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर डाउन हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है कि चूज द बेस्ट सफिक्स, इसमें दिया गया है कि द रिवर इज फोंथम, फोंथम दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका उत्तर लेस हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर सॉली लोकी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। यहाँ से मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 22 दिया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। 12 नंबर प्रश्न है, इसका जो उत्तर है इसका आंसर ए हो जाएगा, 15 मीटर और 10 मीटर हो जाएगा। और 13 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर है सी हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 14 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर है इसका आंसर डी हो जाएगा, 1350 वर्ग मीटर हो जाएगा। शब्द कोपाल कुल का अर्थ क्या होता है? तो शब्द कोपाल कुल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्रोध से बेचैन होता है। इसका आंसर जो है बी सही है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। इसका आंसर जो है डी सही है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसका आंसर जो है ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है, अवनियों की रचना किसने किया था? तो अवनियों की जो रचना है किनके द्वारा किया गया था? तो इसकी रचना अशोक वाजपेयी के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। शोक किस रस का अस्थायी भाव है? तो शोक जो है यह किस रस का अस्थायी भाव है? तो यह करुण का अस्थायी भाव है। इसका आंसर जो है बी सही है। प्रकाश तरंगे होती है
तो प्रकाश तरंगें कैसी होती है? तो प्रकाश तरंगें जो है यह विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। इसका आंसर जो है ए सही है। प्रकाश जो है यह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? बिंब के समान साइज होता है, यह बिल्कुल सही है। यह काल्पनिक होता है, तो यह भी सही है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने होता है, तो यह भी सही है। यह वास्तविक होता है, तो नहीं, यह वास्तविक नहीं होता है। यह जो है से गलत दिया गया है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है? तो एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का जो गुणनफल होता है, इसका गुणनफल 1 होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। ध्वनि का वेग एवं परम ताप में क्या संबंध है? इसका क्या संबंध है? तो इसका आंसर जो है, इसका उत्तर बी सही है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, घर्षण गुणांक म्यू का मान सदा होता है। तो घर्षण गुणांक म्यू का मान क्या होता है? तो म्यू का मान जो है वह 1 से बड़ा होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। असंरक्षित बल के उदाहरण हैं, तो इनमें से असंरक्षित बल का उदाहरण क्या है? तो असंरक्षित बल का उदाहरण घर्षण बल और श्यान बल, दोनों जो है यह असंरक्षित बल का उदाहरण है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। उपयुक्त में से दोनों सही दिया गया है। 27 नंबर प्रश्न है, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थित कोण के वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण क्या होगा? तो कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका मान जो है, इसका मान 0 हो जाता है। इसका आंसर ए सही है। 28 नंबर प्रश्न है, एक साइकिल मोड़ पर गति करते हुए संतुलित रहती है। तो एक साइकिल मोड़ पर गति करते हुए संतुलित कब रहता है? तो संतुलित जो है यह कोरियोलिस त्वरण के कारण रहता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, बल का अघूर्ण पैमाना क्या होता है? तो बल का अघूर्ण पैमाना क्या होता है? तो इसका अघूर्ण पैमाना पिंड को घुमाने की क्षमता होता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। जैसे बल का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक युग्म बना होता है, तो एक युग्म जो बना होता है वह कैसा बना होता है? तो एक युग्म जो है यह समान परिमाण के दो भिन्न समांतर बलों का बना होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। बल युग्म का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। 31 नंबर प्रश्न है, एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पत्ति सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया जाता है। तो वह क्या होगा? तो वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, या शुद्ध राष्ट्रीय होगा, या सकल घरेलू उत्पाद होगा। तो इसमें जो है इसका उत्तर ए हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसमें सही दिया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? तो भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का रिपोर्ट देने के लिए इसमें जिम्मेदार जो है वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। इसका आंसर जो है डी सही है। इन्हीं के द्वारा यह रिपोर्ट दिया जाता है। इसमें और भी प्रश्न है कि NSO की स्थापना 2019 में किया गया है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया है और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था, जो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। 33 नंबर प्रश्न है, 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 17वां प्रवासी जो है यह दिवस सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन इंदौर में किया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष है? इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष है? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। सीमा शुल्क जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर, संपत्ति कर और आय कर, ये तीनों जो है से प्रत्यक्ष कर है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी सही है। 35 नंबर प्रश्न है, बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात क्या कहलाता है? तो यह अनुपात जो है सांविधिक तरल निधि अनुपात कहलाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में किन उपायों का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किन उपायों का उपयोग नहीं किया जाता है? तो रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, इसी का उपयोग नहीं किया जाता है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात, सांविधिक तरल निधि अनुपात और रेपो दर में वृद्धि, ये तीनों जो है उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में इंडेक्स ऑफ 8 फॉर इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो सर्वाधिक महत्व जो दिया गया है विद्युत उत्पादन का दिया गया है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना क्या है? तो माउंटबेटन योजना क्या है? तो यह जो है भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना था, यही जो है माउंटबेटन योजना है। इसका उत्तर सी सही है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को योजना प्रस्तुत किए थे। इसमें 3 जून को योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसे भारत विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसी योजना को बाल्कन योजना के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन योजना को बाल्कन योजना के नाम से भी जाना जाता है। 39 नंबर प्रश्न है किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? तो बच्चों ने बानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन में किया था? तो इन लोगों के द्वारा सविनिया वगैरह आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? तो विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या दक्षिण पूर्व एशिया में क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ के मैदान उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी के बने होते हैं, इसलिए अधिक यहाँ जनसंख्या मिलते हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया है। भारत चीन की आबादी विश्व की आबादी का लगभग 38% आबादी है। विश्व की आबादी 2022 में 8 अरब से अधिक हो गई है। अगला प्रश्न है ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख जो वृक्ष है वह कौन सा है? तो सर्वप्रमुख वृक्ष जो है वह सुंदरी वृक्ष है। इसका आंसर बी सही है। नीम, देवदार, चीड़ और चीकू ये सब जो वन है सदाबहार वन है। साल, सखुआ, सागवान, शीशम, पीपल, महुआ ये सब जो है पतझड़ वन है। अगला प्रश्न है रेगुर मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो रेगुर मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो इसका रंग जो काला होता है यह विशाल चट्टान से निर्मित होते हैं, इसीलिए इसका रंग काला होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। अब सादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। और भारत का सर्वप्रमुख मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता अधिक होता है और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। 43 नंबर प्रश्न है हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग सफ़ेद होता है। इसका आंसर जो है डी सही है। हॉकी गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम होता है। हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया था। भारतीय हॉकी संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हॉकी को ओलंपिक में 1908 ईस्वी में शामिल किया गया था। स्वर्ण कमल पुरस्कार संबंध है किससे? तो स्वर्ण कमल जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका फिल्म से है। इसका उत्तर जो है बी सही है। साहित्य में जो ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया जाता है और पराक्रम के क्षेत्र में अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है और खेल कूद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाउल जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। इसका आंसर जो है ए सही है। ओटायम थुथाल जो है यह केरल का लोक नृत्य है और घुमरा जो है यह उड़ीसा का है और यक्षगान जो है यह कर्नाटक का लोक नृत्य है और कोट्टलम जो है यह तमिलनाडु का है। झूला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है और डांडिया जो है यह गुजरात का है। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किसके समकालीन थी? तो हड़प्पा संस्कृति जो है यह कैसा था? तो यह कांस्ययुगीन सभ्यता था। इसका उत्तर जो है डी सही है। हड़प्पा की लिपि भावचित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है स्यादवाद है। इसका उत्तर बी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि स्यादवाद को हम अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर थे, जिनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके माता का नाम त्रिशला थी। इनके पत्नी का नाम यशोदा था और इनके पुत्र का नाम अनुजा प्रियदर्शी थी और महावीर के दामाद का नाम जामिल था
और महावीर स्वामी का मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हो गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था मध्यम मार्ग में कितने कर्म थे? तो इसमें जो थे टोटल 10 था। इसका आंसर जो है सी सही है। महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मध्यम मार्ग में 10 सिद्धांत थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था और इनके माता का नाम महामाया थी। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम कंठक था और इसके सारथी का नाम चन्ना था। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में 483 से पूर्व में कुशीनगर में हो गया था। उनके घर त्यागने का प्रतीक जो है घोड़ा है और उनके ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष पीपल है जो बोधगया में स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? तो मंदिर को काटकर सर्वश्रेष्ठ कला का विकास जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह राष्ट्रकूट ने किया था। इसका आंसर जो है ए सही है। भारत का सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी दंती दुर्ग ने किया था। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी मानखेड़ थी। चोल राजवंश की स्थापना विजयालाल ने किया था और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। और धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? तो कुल 5 वंश ने शासन किया था। इसका आंसर जो है ए सही है। 5 वंश जो था गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोधी वंश था। यही 5 वंश ने शासन किया था। 51 नंबर प्रश्न है, विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है किससे था? तो इसका संबंध घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से था। इसका आंसर डी सही है। और 52 नंबर प्रश्न है, 30 डिग्री 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पट्टी को नाम क्या दिया गया है? तो 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच जो स्थायी पट्टी है इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम अक्षांश दिया गया है। इसका आंसर जो है सी सही है। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के क्षेत्र को डोलड्रम या शांत पेटी कहा जाता है। अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181 है और एक अक्षांश बराबर होता है 111 किलोमीटर होता है और एक देशांतर बराबर 111.32 किलोमीटर होता है। गरजती चालीसा पशुआ पवन कहलाता है और देशांतर की कुल संख्या 360 होता है और 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर जो पवन चलती है उसे गरजती चालीसा बोला जाता है और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो पवन चलती है उसे गरजती पचासा बोला जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों के पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया है? तो दुनिया का पहला जो संग्रहालय है यह कौन से राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह केरल में बनाया जा रहा है। इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो घोड़े के अक्षांश के नाम से जो जाना जाता है वह उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को जाना जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गर्म धाराएं हैं। तो समुद्र की गर्म जो धाराएं हैं यह जो है ध्रुवों की ओर चलती है। इसका आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। इसमें और भी है कि मलाला दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है और मानवा एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है और सार्वभौमिक बाल दिवस या 20 नवंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस या 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पोंगल क्या है? इनसे पूछा जा रहा है कि पोंगल क्या है। तो पोंगल जो है यह फसलों का त्यौहार है। इसका आंसर जो है ए सही है। पोंगल जो है यह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। ओणम जो है यह केरल का त्यौहार है और शक्ति पूजा जो है यह पश्चिम बंगाल का त्यौहार है और छठी पूजा जो है यह बिहार का त्यौहार है और नौकायन बिहार जो है यह केरल का उत्सव है और पतंग उत्सव जो है यह गुजरात में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरण कहाँ पड़ती है? तो सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरण जो है कहाँ पड़ती है? तो यह जो किरण है ध्रुवों पर पड़ती है। इसका आंसर बी सही है।
विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात होती है। पृथ्वी पर सबसे लंबी वृत्त रेखा विषुवत रेखा है। कर्क रेखा विश्व के 15 देशों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन सा है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा किस मौसम से होती है? तो उत्तर भारत में चक्रवाती जो वर्षा है यह किस मौसम में होती है? तो यह जाड़े के मौसम में होती है। इसका आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 2023 का थीम क्या है? तो इसका हज इम्प्रेस इक्विटी है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो इसका मूल शब्द जो है, इसका मूल शब्द सुपर एनस है। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, क्या होता है? तो यह अमोनिया क्लोराइड होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O होता है और 2CaSO4 H2O होता है। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। बी और सी दोनों मिश्रण है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु एक क्या है? तो वायु जो है यह क्या है? तो वायु जो है यह एक समांगी मिश्रण है। इसका आंसर सी सही है। 65 नंबर प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए इनमें से कौन सा असत्य है? तो इसके लिए असत्य जो है वह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण नहीं होता है, यह जो है सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो इसीलिए यह गलत है। तो इसका उत्तर जो है बी गलत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य हैं एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। इसका आंसर ए सही है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं और केचुआ पालन जो है यह वर्मी कल्चर कहलाता है और सेरीकल्चर रेशम पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज है। इसका आंसर जो है डी सही है। कार्बोहाइड्रेट प्लस टाइलिन मिलकर माल्टोज बनता है और माल्टोज प्लस माल्टेज बनकर यह ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। 68 नंबर प्रश्न है, वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है? तो वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना जो दर्शाता है यह क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी को दर्शाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। क्लोरोफिल के कारण पत्ते का जो रंग है वह हरा होता है। क्लोरोफिल का जो सूत्र होता है C55 H72 O5 N4 और Mg होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? तो पृथ्वी पर किस जीव का उद्गम हुआ है? तो पृथ्वी पर जलीय जीव का उद्गम हुआ है। इसका आंसर जो है बी सही है। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब मानी जाती है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति जो हुआ है लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ है। सूर्य की आयु 500 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द मैडेमस परमादेश का अर्थ क्या है? तो लैटिन शब्द मैडेमस परमादेश का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हुआ कि हम आदेश देते हैं। इसका आंसर ए सही है। 71 नंबर प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। इसका आंसर ए सही है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है स्तनी है। क्या है? यह स्तनी है। इसका आंसर जो है डी सही है। मत्स्य वर्ग में शार्क, वांगुर और रोहू आता है और उभयचर में साइरेन और प्रोटियस आता है और सरीसृप में कछुआ, गो, करैत और मगरमच्छ आता है। 73 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री जो है वो कौन सा है? तो कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड है, जल एवं सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा वसा का पाचक एंजाइम है? तो इनमें से वसा का पाचक एंजाइम कौन सा है?
तो वसा का पाचक एंजाइम लाइपेज है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो इनमें से राज्य का जो अनिवार्य अंग नहीं है वह प्रजातंत्र है। इसका आंसर जो है सी सही है। 76 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो स्पिरिट ऑफ लॉज जो है यह किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो यह शक्ति पृथक्करण का प्रतिपादन किया गया है। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, तो इसका आंसर ए सही है। 77 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह चयनित होते हैं, नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं या निर्वाचित होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वह नियुक्त होते हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया है? तो किस वर्ष किया गया है? तो यह 1976 ईस्वी किया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अश्रु गैस है, तो अश्रु गैस यह क्या है? तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यह क्लोरीन है। अश्रु गैस का प्रयोग सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। अश्रु गैस हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है यह किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है। इसका उत्तर ए सही है। प्राकृतिक रबड़ को हिबिया नामक वृक्ष के दूध से प्राप्त किया जाता है। 81 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है तो आप लोग बना लीजिएगा। इसका उत्तर बता देते हैं, तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। और 82 नंबर है, इसका आंसर सी हो जाएगा। और 83 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर ए सही है। और 84 नंबर प्रश्न, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। और 85 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, 7/8 दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित किया गया है? तो फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित किया गया है? तो फ्रांस में जो किया गया है संवैधानिक राजतंत्र किया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुआ था। उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। अगला प्रश्न है, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिलता है? तो जूते हुए खेत का जो प्रमाण है इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रमाण कालीबंगन से मिलता है। इसका आंसर सी सही है। कालीबंगन राजस्थान के गंगा सागर जिला में स्थित है। कालीबंगन से अलंकृत ईटा प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल बनवाली से प्राप्त हुआ है। बनमाली से उत्तम किस्म की जौ मिला है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। और चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना मिला है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति जो है यह किस दशक में हुआ था? तो यह 1960 के दशक में हुआ था, जो 1966 से 67 में इसका शुरू किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। भारत में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति का जन्मभूमि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। 89 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में कुल्लू घाटी जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सेब के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर जो है सी सही है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और भारत में नागपुर में नींबू और संतरा का खेती किया जाता है। और नारियल का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किसका नहीं हुआ था? तो बोकारो का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ था। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है रूस के द्वारा किया गया था। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो है ये तीनों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। जो भिलाई जो है यह रूस के सहायता से बनाया गया था। और दुर्गापुर जो है यह ब्रिटेन के सहायता से बनाया गया है। और राउरकेला जो है यह जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है। तो बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो बिजली का नवीकरणीय संसाधन पानी है। इसका उत्तर जो है ए सही है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब जो है से गैर पारंपरिक ऊर्जा है। और परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है यह सब नवीकरणीय ऊर्जा है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है तापीय ऊर्जा है। 92 नंबर प्रश्न है, ब्रोमीन होती है
तो ब्रोमीन कैसा होता है? तो ब्रोमीन जो है यह लाल द्रव है। इसका आंसर जो है सी सही है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। ब्रोमीन हैलोजन समूह का तत्व है। ब्रोमीन जो है यह हैलोजन समूह का तत्व है। निम्नलिखित में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 का श्रृंखला जीता है? तो एशिया कप 2022 का श्रृंखला किसने जीता है? तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 94 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू किया है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो शुरू किया गया है यह किस राज्य के द्वारा किया गया है शुरू? तो यह राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो निर्वाचन है इसका निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करती है। इसका आंसर जो है बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। चूज द करेक्ट द पैसिव फ्रॉम द फ्लोइंग प्लेजर हेल्प हर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। इसमें दिया गया है कि टू वर्क अप द रॉन्ग ट्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द ग्रामेटिकली रॉन्ग पार्ट इन द फ्लोइंग सेंटेंस। विल वी हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिसेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। सिंस वी हैड हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? यह किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसका उत्तर डी सही है। नील कमल का अर्थ क्या होता है? तो नीला है जो कमल। और चंद्रमुखी का क्या होता है? तो चंद्र के समान मुखी वाला। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही करेंट का भी सेशन शुरू करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।